तो बेटा कोरिलेशन कल हमने बात की थी कि पांच तरह का हो सकता है। एक कंप्लीटली पॉजिटिव, एक कंप्लीटली नेगेटिव, एक मॉडरेटली पॉजिटिव, मॉडरेटली नेगेटिव, और एक हो सकता है जहाँ कोई संबंध ना हो दो चीजों के बीच में। ठीक, सारा कुछ वही है जो कल हम बात कर रहे थे। करेक्ट था कि कंप्लीटली पॉजिटिव क्या होता है कि एक बढ़े दूसरा बढ़े, एक घटे दूसरा भी घटे, प्लस दोनों के बीच का रेशियो जो है वो भी मेंटेन रहे। और नेगेटिव क्या होता है कि एक बढ़े तो दूसरा घटे, दूसरा घटे तो दूसरा बढ़े, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं दोनों। तो वो है निगेटिव। अगर रेशियो भी मेंटेन हो तो कंप्लीटली निगेटिव, रेशियो मेंटेन ना हो तो मॉडरेटली निगेटिव। और जीरो, जहां किसी तरह का संबंध ना हो। ठीक है, तो बेसिक बात समझ गए होगे, इतना याद रखना। इसके बारे में कभी पूछ ले तो संबंध को इसको आर से दिखाते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है वन, और जो मिनिमम वैल्यू है वो होती है -1। ठीक है, तो -1 हुआ जब कंप्लीटली निगेटिव है, +1 हुआ जब कंप्लीटली पॉजिटिव है। ठीक है, और जहां कोई संबंध नहीं है वहां हो गया जीरो। और 0 + 1 के बीच में तो मॉडरेटली पॉजिटिव, 0 से -1 के बीच में कोई वैल्यू है तो वो हो गया मॉडरेटली निगेटिव। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं तो इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ रहे। अगला टॉपिक लेते हैं अभी। आपके टेस्ट की बात कर रहे थे। ठीक है, टेस्ट में एक चीज आती है प्रोबेबिलिटी। पहले प्रोबेबिलिटी देखेंगे। चलो लिख ही लोगे आप, वैसे आपके दूसरे वाले नोट्स में है, रिसर्च हैंड रिटन वालों में इनमें जो आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं ना, बता देता हूँ, बाकी वहां देखने की जरूरत नहीं, लिखवाऊंगा पूरा मैं आपको ये। हम्म इसमें पेज नंबर 36 है वैसे, अगर देखना चाहो वहां वाले नोट्स के अंदर, क्योंकि मुझे समझाना भी है थोड़ा सा, तो मैं लिखवाऊंगा ही आपको, वो ज्यादा बेटर वे है। चलो जल्दी से लिखना शुरू कर दोगे, जो मैं लिखवाता रहूँ उसको लिखते जाना, यही स्क्रीन पर मैं लिख भी दूंगा आपके लिए। जल्दी से पेन और कॉपी अपना लेकर बैठोगे, शुरू करते हैं। करें स्टार्ट? ठीक है, देखते हैं। तो लिखोगे, फर्स्ट आप लिखो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है प्रोबेबिलिटी? तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और चांसेस, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और चांसेस टू अकर। ना, कि कोई चीज होने की कितनी संभावना है, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। क्लियर? आगे लिखो। लिखो इसकी रेंज। प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? तो इसकी रेंज होती है 0 टू 1। अब थोड़ा समझना, और जहां डाउट हो वहां मुझे टोक देना, ठीक है? तो मैंने कहा इसकी रेंज जो होती है प्रोबेबिलिटी की वो 0 टू 1 है। तो जीरो किसकी हो जाएगी? जो होने की संभावना ना हो। मान लो कि मैंने एक सिक्का उछाला। ठीक है, सिक्के में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अभी सिक्के के अंदर हेड आ गया, तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई यहाँ पे? जीरो हो गई ना, कि टेल तो आया ही नहीं, मतलब अब आ ही नहीं सकता ना, जीरो हो गई, बात वो खत्म हो गई। तो या तो वो चीज होगी या नहीं होगी, ऐसा कह लो। तो अगर चीज हो रही है तो वैल्यू हो गई 1, अगर वो चीज नहीं हो रही है तो वैल्यू हो गई 0। इसमें किसी को डाउट है? चीज होने का मतलब 1 और ना होने का मतलब 0। एक बात। दूसरा लिखो, लिखेंगे। लिखो P इक्वल्स टू P यानी प्रोबेबिलिटी, इक्वल्स टू सक्सेसफुल रेट्स, यानी कोई चीज आपने की उसमें वो कितनी बार हुआ जो आप चाहते थे। सक्सेसफुल रेट्स डिवाइडेड बाय एग्जॉस्टिव इवेंट्स, या इवेंट्स लिख लो नीचे, आप छोड़ो, इतना कुछ मत लिखो।
बस सक्सेसफुल रेट्स, कि कोई चीज होने की संभावना कितनी है, डिवाइडेड बाय इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई आपने कोई चीज को कितनी बार किया, आपने इवेंट कितनी बार किया, मान लो सिक्का कितनी बार उछाला आपने। अगर मैं यहाँ हेड टेल के रेफरेंस में बात करूँ, ये सिंपल एग्जांपल है हेड टेल का, मैं इसी एग्जांपल को लेके आपसे बात करूंगा जो भी करूंगा, ठीक है। इस हेड टेल को बेसिक मान के चलोगे अपना। तो मान लो मैंने सिक्का उछाला, मैं बात कर रहा हूँ कि हेड कितनी बार आएगा, मैं 10 बार उछाल रहा हूँ सिक्का। तो यहाँ इवेंट कितने हो गए, 10, कि 10 बार मैंने उछाला, और 10 में से मान लो एक ही बार आया हेड या टेल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा पी, यानी इसके होने की संभावना इतनी है, 10 में से एक बार आया, बस ये इतना सक्सेसफुल रेट है हमारा। ठीक है, मतलब ये सक्सेसफुल रेट निकल के आया। मतलब पी तो क्या कहोगे उसको, सक्सेसफुल रेट है। अभी बात करेंगे पी के बारे में और थोड़ा तो समझ में आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ जो कि सक्सेसफुल रेट को अगर मैं पी से लिख दूं, मान लो जैसे मैंने अभी कहा भी आपको कि हमने पी निकाला सक्सेसफुल होने का रेट, और अनसक्सेसफुल होने के रेट को मैं अगर क्यू मान लूं, ये सक्सेसफुल रेट है और ये अनसक्सेसफुल है। और आप जानते हो कि इनमें एक चीज है जो होगी और एक चीज है जो नहीं होगी। मान लो सिक्का उछाला, एक हेड एक टेल है। अगर मैं पी हेड मान लूं कि मैं हेड आने को देख रहा हूँ, हेड कितनी बार आएगा, और क्यू मान लूं टेल को, क्यू मान लूं टेल को। तो अब मैंने सिक्का एक बार उछाला और मान लो हेड आ गया, तो पी की वैल्यू तो 1 हो गई ना, सक्सेसफुल रेट हमारा 1 हो गया। क्योंकि ये तो 0 होना है या 1 होना है। क्यू हमारा क्या है, टेल। टेल कितना हो गया, 0। ये हमेशा 1 के बराबर ही तो होंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स जो हो तो 1 ही है, एक ही बार उछाला है, उस एक ही बार में ये दोनों वैल्यूज आ जानी चाहिए। इसको मैं कैसे समझाऊं, मैं समझ नहीं पा रहा, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इसको और हाँ आसान, सर, करेक्ट सर, करेक्ट। समझ गए ना। अगर मैं और आसान, जी सर। किसी को समझ ना आया हो अगर, बेटा एक बार और फिर मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज कंफ्यूजन कर देती है। ऐसा मान लो, चलो इसको मैं सिंपल कर देता हूँ कि मैंने एक सिक्का 2 बार उछाला, ठीक है। और मैं, चलो अब की बार वो पी और क्यू नहीं लिख रहा इसको, मैं हेड और टेल लिख दे रहा हूँ, हेड और टेल। मैंने एक सिक्का 2 बार उछाला है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अब हेड मान लो कितनी बार आ गया, कि हेड मान लो 2 बार आ गया, तो टेल कितनी बार हो जाएगा, बोलो। 0 हो गया ना। तो इक्वल्स टू 2, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड हमेशा इक्वल रहेंगे। राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल ही रहेंगी, ये बदल नहीं सकते। मेरी बात समझ गए? तो अब इस चीज को हमने क्या किया, 1 के रेफरेंस में लिया, हमने दो ना मान के इवेंट एक मान लिया, क्योंकि एक से ही बात बनेगी ना। हम जो बात करते हैं कि होने की जो बेटा सॉरी एक मिनट, जो होने की मैक्सिमम संभावना है वो कितनी है, 1। कि रेंज जो है हमारी 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये 1 है, तो मैंने कहा कि हेड मान लो, यानी कि पी, उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मतलब ये है अब क्यू की वैल्यू तो 0 ही होगी, ठीक है ना। तो पी प्लस क्यू अगर हमारे इक्वल्स टू 1 होते हैं, यानी हेड और टेल आने की संभावना एक में से देखनी है हमें, कोई एक चीज आ जाएगी, एक बार में हेड आ गया तो अब टेल तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने आपको समझाई अभी, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा पी प्लस क्यू बराबर 1। यहाँ पी का मतलब हो गया कोई भी इवेंट जो हुआ, या क्यू कोई भी इवेंट जो हुआ, है ना, सक्सेसफुल हुए जिसके अंदर हम लोग, और एक हुआ जो अनसक्सेसफुल हुए। होपफुली समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर सिंपल सा फॉर्मूला इसका समझ लो, पी प्लस क्यू बराबर 1। जहाँ पी और क्यू क्या है, वो कोई इवेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि ये हो भी सकते हैं, मतलब इनमें से कोई एक होगा कोई एक नहीं होगा। तो जो हो जाएगा उसके लिए वैल्यू 1 हो जाएगी, जो नहीं होगा उसके लिए वैल्यू 0 हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। आपसे यहाँ से कोई सवाल नहीं आएगा, अभी तक जो मैंने पढ़ाया यहाँ से कोई सवाल नहीं आता है। सवाल जहाँ से आएगा उसकी अभी बात करेंगे आगे। आगे लिखो आप, अब मैं कुछ परिभाषा छोटी छोटी लिखवा रहा हूँ, उनको लिखो। फर्स्ट लिखो आप, इवेंट। इवेंट क्या है, ठीक है। तो इवेंट कहते हैं कोई भी आउटकम, मतलब कुछ भी काम कर रहे हो तो उसका क्या आउटकम है, तो उसको बोल देते हैं इवेंट। इवेंट यानी कोई भी आउटकम। एक चीज होती है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव मतलब मैक्सिमम आपने ट्राई कर लिया, कहते हैं ना एग्जॉस्ट हो गया मैं तो काम करता करता। एग्जॉस्टिव इवेंट ये क्या है, ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स।
मैक्सिमम नंबर कितने, मतलब आपने टोटल, जैसे हेड और टेल को उछाल रहे हैं हम 2 बार मैंने कहा, तो क्या क्या हो सकता है, कि हो सकता है दोनों बार हेड आए, हो सकता है दोनों बार टेल आए, हो सकता है एक बार हेड आए अगली बार टेल आए, हो सकता है एक बार टेल आए अगली बार हेड आए। तो मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी उस सिक्के को उछालने के बाद वो सारी निकाल ली। तो उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स, की मैक्सिमम जितनी संभावनाएं थी। ठीक है। नेक्स्ट टर्म लिखोगे, लिखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। किसी का छूट रहा हो तो बता देना, क्योंकि ये चीज जरूरी है जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ से। जो पहली चीज मैंने आपसे कही है जरूरी अभी, वो ये है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका क्या मतलब है, ये बहुत जरूरी बात है। तो इसको पहले समझ लो, कि मान लो आप सिक्का उछाल रहे हो, अभी हेड टेल की हम बात कर रहे हैं। आपने सिक्का उछाला और वो सिक्का हेड आ गया, तो अब टेल आने की संभावना कितनी हो गई, मैंने एक ही बार सिक्का उछाला है, तो क्या टेल आ सकता है, नहीं आ सकता। ठीक है ना। तो ऐसे इवेंट्स लिख लो, लिखो, लिखो, इफ हैपनिंग ऑफ वन इवेंट, हैपनिंग ऑफ वन इवेंट, हैपनिंग ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स और फिनिशेस द चांसेस फॉर अदर इवेंट टू हैपन। मेरी बात समझ गए, कि एक इवेंट हो गया तो अब दूसरा इवेंट हो ही नहीं सकता, ये तय बात है। इनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कि एक के होने के बाद दूसरे के होने की संभावना शून्य हो जाए। तो जैसे मैंने सिक्का बताया, आपको ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने सिक्का उछाला, एक सिक्का उछाला, और वो सिक्का उछालने के बाद हेड या टेल आ जाएगा, तो अब दूसरी बात नहीं हो सकती, हेड आ गया तो टेल नहीं होगा, बात खत्म हो गई, हेड आ गया। नेक्स्ट लिखो, लिखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट, उदाहरण सेम है इसका भी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिफरेंस क्या है वो समझना। इंडिपेंडेंट स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसमें क्या होगा, कि एक इवेंट अगर हुआ तो दूसरे इवेंट के होने की संभावना जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, पहले तो लिख लो, वेयर, वेयर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, वेयर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। कारण क्या है, अब की बार सिक्के दो उछाल रहे हो, पिछले वाले में जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे उसमें एक ही सिक्का उछल रहा है, तो हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा अभी। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर क्या होगा, कि आप दो सिक्के उछाल रहे हो, मानो एक सिक्के में हेड आ गया तो दूसरे में संभावना खत्म नहीं हुई, आप दो सिक्के उछाले एक साथ, दूसरे में आ सकता है अभी भी टेल। ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि पहले सिक्के का क्या रिजल्ट आया, ये दूसरा सिक्का है। ठीक है ना। तो ये हो गए इंडिपेंडेंट इवेंट। किसी को कोई कंफ्यूजन एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर, याद रखना, इनकी परिभाषाएं पूछ चुका है, एक्सक्लूसिव की पूछ चुका है, इंडिपेंडेंट नहीं। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अगली जरूरी चीज आती है बेटा ओड्स। आप यहां देखोगे आपके नोट्स में भी लिखा होगा, जो रिसर्च स्टेट वाले नोट्स मैंने आपको भी कहा, तो वहां भी आप देख सकते हो, पेज नंबर 36 के आसपास यहाँ लिखा मिल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट टर्म लिखोगे ओट्स, ODDS, इसके ऊपर सवाल आ चुका है। ओट्स क्या होता है, ODD और S, ओट्स। तो पहले परिभाषा लिखो, लिखेंगे, लाइकलीनेस ऑफ इवेंट टू अकर देन नॉट टू अकर। क्या है, कोई इवेंट होने की संभावनाएं, लाइकलीनेस ऑफ इवेंट टू अकर, ठीक है, इन कंपैरिजन टू नॉट अकर, likeliness of an event to occur then not to occur। है ना, टफ भले लग रहा हो देख के, अभी मैं बोलूंगा तो समझ में आ जाएगी बात क्या कह रहा हूं मैं।
इसका मतलब है कि कोई चीज होने की संभावना कितने गुना है ना होने के कंपैरिजन में। मैंने कहा कि भाई मैं सिक्का अगर उछालूंगा ना 4 बार, तो 3 बार हेड आएगा आएगा, एक बार भरी टेल आ गया। तो यहाँ हेड आने की जो ओड्स हुआ हेड के रेफरेंस में, वो क्या बोलोगे? हेड इज 3-1, ऐसा करके बोलते हैं उसको, 3-1, यानी 3:1, जैसे मैंने लिखा है इसके अंदर। लिखते इस तरह से है, 3-1 उसको बोला जाता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो। लिखो टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, नाम से बेसिक तो समझ में आ रहा होगा ना, प्रोबेबिलिटी यानी चीज होने की संभावना, वो तो क्लियर ही है। तो लिखोगे टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट लिखेंगे सब्जेक्टिव। अगेन कह रहा हूं, आपके नोट्स में ये बातें लिखी होंगी, ठीक है, लेकिन पहले हम उसको इस तरह नहीं पढ़ते थे। आपके यहाँ थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा समझा भी दूं इनको, क्योंकि आपके यहाँ सब्जेक्टिव पार्ट भी है और लिखना पड़ेगा फिर वहाँ, अगर आएगा तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव के सामने लिखो इसकी डेफिनेशन। बेस्ड बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस और नॉलेज। बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस और नॉलेज, ये है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। फिर बोल रहा हूँ, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस और नॉलेज, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है ये चीज। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि घोस्ट है, आप में से कोई कहेगा नहीं है। किसने बोला कि भाई मैंने तो देखा है, मेरे साथ तो एक्सपीरियंस हुआ है, मैं जा रहा था हमारे यहाँ सड़क पे पेड़ से लटक रही थी चुड़ैल जो है, मैं जा रहा था, पीछे सरकटा एक आदमी घूम रहा था, वो मांग रहा था कुछ मेरे से। ठीक है, तो ये चीज बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग मान लेंगे, दुनिया में होंगे। तो ये बात होगी सब्जेक्टिव, कि घोष होने की संभावना जो है सब्जेक्टिव है। जिसको दिखे उसके लिए है, जिसको नहीं दिखे उसके लिए नहीं है। तो ये क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस या नॉलेज। नेक्स्ट लिखो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। रिलेटिव, सेकंड टाइप है ये, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। ये लिखो बेस्ड ऑन फैक्ट्स। बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है। तो इसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे जो एग्जांपल देते हैं बुक्स में वो दे रहे हैं। सक्सेस रेट ऑफ अ काइंड ऑफ सर्जरी। यार अक्सर सुनते होगे, ऐसे बहुत न्यूज आती है कि दो भाई हैं वो जुड़े हुए हैं सिर से, या इस तरह की चीजें हैं। फिर उसमें हमेशा आता है, फिर बहुत न्यूज आती है टीवी में इस तरह की, कि पहले इस तरह के केसेस हुए, ये 3 ऑपरेशन हुए थे तो उनमें से 2 जो है अनसक्सेसफुल रहे, है ना, कि एक केस सक्सेसफुल हुआ था। तो इस तरह की बात है। तो ये डेटा जो बनता है, जब आप कहते हो कोई सर्जरी बड़ी सेफ है, तो मतलब ये है कि देखा गया दुनिया में कि उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, ज्यादा इजीली आप ट्रीट कर लेते हो चीजों को, है ना। कि गोल ब्लैडर में देखा गया कि भाई सर्जरी करो कोई नुकसान नहीं है, गोल स्टोन हो जाने पे, अदरवाइज वो चीजें वापस आ जाती हैं। तो ये लोगों ने देखा, ये फैक्ट्स हैं कि स्टोन दोबारा हो जाता है, गोल ब्लैडर का स्टोन मान लो, ठीक है ना। तो ये कैसी हुई? रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। ये फैक्ट्स के ऊपर है, रिलेट कर रहे हैं किसी चीज के साथ, किसके साथ? फैक्ट्स के साथ रिलेट कर रहे हैं आप यहाँ। क्लियर? आगे लिखो। नेक्स्ट है प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। प्रायोरी, PRIORI, जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि प्रायर कोई चीज पहले से डिसाइडेड है। प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो इसका एग्जांपल लिखो। लिखो टॉसिंग अ कॉइन। एग्जांपल लिखो, टॉसिंग अ कॉइन, गेटिंग हेड और टेल। गेटिंग हेड और टेल, प्रोबेबिलिटी इज, हम सिर्फ 2 चीजों की बात कर रहे हैं कि हेड या टेल, तो 2 इवेंट हो गए ना। तो ये कितनी हो जाएगी? 1। टोटल 2 चीजें हैं, एक हेड है या एक टेल है, ठीक है ना। तो अब सिक्का उछाल रहे हो एक बार, तो आप या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मेरी बात समझ लेना। ये मैक्सिमम इवेंट्स में से निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम इवेंट कितने हो गए, मैंने भी बात की थी। एक सिक्का उछाल रहे हो, तो उस सिक्के में क्या क्या हो सकता है? बोलो कोई एक व्यक्ति, जिसको समझ में आया उसको लगता है। मैंने एक सिक्का हेड उछाला, या टेल हो सकता है सर। हेड या टेल, तो यानी कितने दो। हो गए? मैक्सिमम इवेंट्स कितने पॉसिबल हैं? 2।
दो। टू। ठीक है ना। तो दो में से एक बार ही तो आ सकता है हेड, मान लो हम सोचेंगे, जब अगर हम रिजल्ट को देखे बिना सोचे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दो में से या तो हेड आएगा मतलब या टेल आएगा, ऐसा करके कि अगर मैं दोनों की जोड़ दूं तो 1+1 हो जाएगा, तो हेड और टेल दोनों की संभावना जोड़ दूं तो। बात समझ गया ना। तो यहाँ पे ये होती है प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, मतलब कि जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स हैं उनमें से ये होने की संभावना कितनी हो सकती है, दो में से एक बार हमने कहा कि मान लो हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, ऐसा करके कि हेड या टेल आने की संभावना 50-50% है, कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात ये हो गई। ठीक है, तो उसको इस तरह से लिखते हैं कि दो ऑप्शन बन सकते हैं कि हेड या टेल, और एक बार जो है उनमें से हेड होगा मतलब एक बार टेल होगा, ऐसा करके। तो 1/2 इसको हम कहते हैं, तो ये निकल के आएगा 50%, आप समझ सकते हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। लोग ऐसा समझ लेते हैं, जैसे कहा भी जाता है कि जो जुआ खेलते हैं लोग, जैसे गैम्बलर्स वगैरह होते हैं, तो वो उस रूल को फॉलो कर लेते हैं कि भाई मैंने कहा कि कोई सिक्का उछाल रहा है मार्केट में, आपके साथ गेम खेल रहा है, कह रहा है भाई तुम बोलो हेड आएगा टेल आएगा, तुम जीत गए तो मैं पैसे डबल कर दूंगा, अगर तुम हार गए तुम्हारे पैसे ले लूंगा। तो वो क्या करता है, आपके सामने सिक्का उछालेगा एक बार, मान लो हेड आ गया, आपने टेल मांगा था, ठीक है, तो आप हार गए इस बार, चलो कोई बात नहीं। अब आप क्या सोचते हो अगली बार कि अच्छा, प्रोबेबिलिटी तो 50% कहती है ना बात, तो अगली बार आप सोचोगे फिर टेल ही आएगा, है ना। लेकिन फिर हेड आ जाता है, उसके पास चालाकी है, वो दोबारा हेड ले आता है, फिर हार जाते हो, फिर आप सोचते हो वो वाला रूल कि अरे एक बार हारूंगा, दो बार हारूंगा, तीन बार तो जीत ही जाऊंगा, तीसरी बार तो पक्का अब आएगी, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। अब की बार लेकिन फिर हेड आ जाता है, टेल नहीं आता, क्यों? क्योंकि हर बार जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो ईच इंडिविजुअल इवेंट के लिए होती है। वो बात वहीं खत्म हो गई जब उसने एक बार सिक्का उछाला। वो जितनी प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो उस एक बार में ही है, वो ऐसा नहीं है कि जितने भी आगे भविष्य में भी इवेंट होंगे उन सबके लिए बात है, वो एक बार उछालने में टोटल जो मैक्सिमम पॉजिटिव या होने वाले जो आउटकम्स थे उनके रेफरेंस में हम बात करते हैं। अब आप अगली बार में अगला गेम है, यानी सब चीजें दोबारा वहीं आ जाएंगी, शून्य से शुरू होंगी। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि अब मैं जीत जाऊंगा आगे। खैर, तीन चीजें बताई या पांच चीजें बताई अब तक टोटल, अगर मैं आपसे कहूँ। मैं उन पांचों चीजों को एक बार बता रहा हूँ, किसी की समझ में ना आए तो बोल देना बेटा, क्योंकि ये काम की बात है। पहला मैंने आपको बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यहाँ पर एक इवेंट अगर हो जाए तो दूसरे के होने की संभावना खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, तो यह है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दूसरा है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, या कह लो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। वहां क्या होता है, एक के होने या ना होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यहाँ दो अलग अलग सिक्कों का उदाहरण लिया। तीसरा आपको बताया ओड्स। ओड्स क्या होता है, सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल, कि चार में से तीन बार सक्सेसफुल हुए, जो उदाहरण दिया वही मैं बात कर रहा हूँ आपसे, पूछेगा भी यही जहां तक संभावना है। तो चार में से तीन बार आप सफल हुए, एक बार फेल हुए, तो सक्सेस रेशियो कितना हो गया, 3:1। तो ओड कितना होगा, 3:1 बोलेंगे उसको, पहले सक्सेसफुल रेट रखते हैं, ध्यान रखना, बाद में अनसक्सेसफुल। तो 3:1। नेक्स्ट बात आई टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो तीन टाइप बताए, सब्जेक्टिव, रिलेटिव और प्रायोरी। सब्जेक्टिव क्या है, कि पर्सन टू पर्सन वो डिफर करे, क्योंकि किसी का पर्सनल बिलीफ कोई है ना, नॉलेज, कुछ एक्सपेरिमेंट उसका उसके साथ होगा जिसके आधार पर वो चीज को मान रहा है नहीं मान रहा, तो वो है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। दूसरा है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, जो फैक्ट्स के ऊपर निर्भर करती है ना, वहां पर रिलेटिविटी है, आपके पास कोई चीज है रिलेट करने के लिए। जैसे हमने देखा कि सक्सेस रेट किसी सर्जरी का, एग्जाम्पल भी लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, सक्सेस रेट, ये जरूरी बात है, सर्जरी का सक्सेस रेट यही उठा के पूछता है, क्योंकि मैंने कहा आयुर्वेद में अलग नहीं चलता आज भी। नेक्स्ट है प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। तो प्रायोरी प्रोबेबिलिटी के पहले से ही तय है कि मैक्सिमम इवेंट्स कितने, उनमें से ये होने की संभावना कितनी है। मैं दो उदाहरण बता रहा हूँ आपको, एक तो हेड टेल वाला बता दिया आपको, तो यहाँ पे एक की संभावना है, मतलब कि हेड होगा या टेल होगा, तो हो गई 1/2, दो में से, दोनों में से एक चीज होगी, कोई सी हमारी वाली है, ऐसा करके। दूसरा इसी तरह उन्होंने दिया है कि जो कार्ड्स खेलते हैं लोग ना, तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो उनमें से कह रहे हैं कि वहां मान लो आप, जो रानी होती है वो कितनी होती है कार्ड्स के अंदर, किसने कार्ड्स खेले हो तो कभी, चार होते हैं। चार। ठीक है ना। तो अब हम ये बात नहीं कर रहे कौन सी वाली रानी, मान लो चार अलग अलग कलर के कार्ड्स होते हैं, तो वो जनरल रानी की बात कर रहे हैं कि रानी आने की संभावना कितनी है ना। तो 52 पत्ते हैं टोटल, तो कह रहे हैं 52 ये हमारे मैक्सिमम इवेंट्स हो गए पॉसिबल, और चार होती हैं रानी, तो 4/52, ऐसा करेंगे, उन्होंने लिखा है इसको। ठीक है, समझ लेना, एक्सपीरियंस लेवल में कोई कराएगा नहीं आपसे। नेक्स्ट आ जाओगे, नेक्स्ट लिखो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसके कुछ नियम हैं। तो तीन नियम है मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो
जो हम बाम की बात करते हैं ना, मान लो उस तरह से लिख लो, इजी रहेगा याद करने के लिए। स्पेलिंग तो अलग होती है, लेकिन बाम करके रखो तो याद हो जाएगा। बी का मतलब क्या है यहाँ पे? लिखो बाइनोमियल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल, बाइनोमियल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सेकंड, ए से लिखो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ए से एडिशन, यानी कि जोड़ना। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। और थर्ड लिखो एम से, लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो तीन लॉ होते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। कौन कौन से? एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, और बाइनोमियल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें वैसे तो मुझे लगता नहीं है आपको इससे ज्यादा कुछ पूछेगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी हल्का हल्का मैं इनके